नमस्कार दोस्तों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को निकले 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक के बाद एक नए आरोप लगते जा रहे हैं। ग्रुप के ऊपर कुछ दिन पहले की बात है, विकिपीडिया ने आरोप लगाया अडानी के ऊपर, यह कहते हुए कि अडानी ने अपने विकिपीडिया पेज को मैनिपुलेट किया है, फर्जी अकाउंट्स और अनक्लियर पेड है एडिटर्स का इस्तेमाल करके। इससे पहले रिसेंटली पार्लियामेंट में भी इसकी चर्चा हुई है, जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा ने सवाल किए प्रधानमंत्री मोदी से उनके एजेंट अडानी के साथ रिलेशन को लेकर के। यहाँ एक फोटो भी दिखाई गई पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री मोदी को अडानी के साथ, जिसको लेकर के काफी हल्ला मचा हुआ है, और बाद में राहुल गांधी के रिमार्क्स को लेकर के पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से भी हटा दिया गया। आखिर क्या है ये आरोप, कितना सच है? आइए आज का वीडियो में जानने का कोशिश करते हैं। अडानी जी और मोदी जी एक हैं, जिसके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिसके पैसे से भारतीय जनता पार्टी चलती है। Slew of deals across sectors from defense to airports to power almost always went to the Adani Group. पूरा का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। इनका हिंदुस्तान के वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, ये पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप के खिलाफ बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई बार देखा है, जैसे हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम, सहारा स्कैम, विजय माल्या के ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए। ललित मोदी के बारे में कहा गया, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, और अगर हम कॉर्पोरेट ग्रुप्स और इंडिया विजुअल्स को एक साइड रखते तो भी सरकार के ऊपर भी ऐसे आरोप पहले भी लग चुके हैं। कांग्रेस की सरकार को कहा गया बोफोर्स स्कैम, अगस्टा वेस्टलैंड स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कॉमनवेल्थ का स्कैम, लेकिन इस बार जो हो रहा है वो शायद देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। यह पहली बार है कि किसी स्कैम में जनता के पैसे डूबे हो और जनता में से कुछ लोग खड़े होकर के इन्वेस्टिगेशन डिमांड करने की जगह उस कंपनी या उस सरकार को ही डिफेंड कर रही है। ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जाता है #I stand with अडानी। अब मतलब ये जो लोग के फेवर में खड़े हो रहे हैं, या अडानी के एम्प्लॉयज होते हैं, या अडानी के स्टॉक में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वे लोग होते हैं। ये तो बात समझ में आती है, फिर भी कुछ हद तक बात, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ना तो एम्प्लॉयज हैं ना ही अडानी के स्टेक होल्डर हैं, फिर भी अडानी को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। इमेजिन कर सकते हैं विजय माल्या के केस में किसी ने हैशटैग चलाया होता I stand with विजय माल्या। सोचो कोई बंदा कॉमनवेल्थ के स्कैम में केस के में डिफेंड करे और कहे नहीं इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कॉमनवेल्थ में जो घोटाला हुआ है उसका कोई भी जांच नहीं होना चाहिए। आप सवाल पूछना बंद करो, यहाँ पर कुछ गलत नहीं हुआ है। इसलिए मुझे लगता है दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा स्कैम तो लोगों के दिमाग के साथ किया गया है। मतलब बेसिक लॉजिक, कॉमन सेंस और डेमोक्रेसी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ही खत्म कर दिया गया है। ये लोग कहते हैं कि अडानी पर सवाल मत करो, क्योंकि अडानी एक इंडियन बिजनेसमैन है और अडानी ग्रुप ने इतने सारे नौकरियां दी हैं, इंडिया को डेवलपमेंट में हाथ बटाया है। इस बात का कोई सेंस बना? ऐसे तो कोई भी कह सकता है कि मैंने देश के लिए बहुत ही काम किया है, देश का डेवलपमेंट में बहुत ही हाथ बटाया है, और ऐसा बोल करके देश को ही लूट ले। कोई वो भी स्कैम करे तब तो उस पर कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। ये कोई सेंस नहीं बना। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ भी लेते हैं कि अडानी ग्रुप का एक्चुअली में कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। पहले जॉब देख लेते हैं कि अडानी एक समय पर इंडिया के रिचेस्ट आदमी थे, एशिया के रिचेस्ट आदमी थे, इनफैक्ट दुनिया के सेकंड रिचेस्ट आदमी थे। उस वक्त इनकी नेटवर्थ थी 12.44 लाख करोड़ रुपीस। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद बहुत घटी है, लेकिन अभी भी इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग इनकी नेटवर्थ बताई जाती है 4.3 लाख करोड़। इतने अमीर आदमी, इतनी सारी कंपनियां इनके अंदर हैं, तो इनकी सारी कंपनियां बहुत सारे लाखों लोगों को जॉब दे रही होगी। ये तो आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा। लेकिन अडानी कंपनी के खुद वेबसाइट के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप करीब 23,000 लोगों को एम्प्लॉय करती है, मतलब 23,000 लोगों को जॉब दी है। आप कहोगे कि शायद ये फेयर कंपैरिजन नहीं है, हमें बाकी और प्राइवेट कंपनी से कंपेयर करना चाहिए, तो भी कर देते हैं। नंबर 1 प्राइवेट कंपनी जो सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करती है वो है टाटा ग्रुप की कंपनी, जो कि 9 लाख से भी ज्यादा जॉब देती है। इन्फोसिस कंपनी 3 लाख से भी ज्यादा जॉब्स देती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2,36,000 जॉब दिए, जबकि विप्रो की कंपनी है 2,31,000 जॉब दी है। और अडानी कंपनी
23,000 जॉब। यहां पर तो अडानी कंपनी का नाम टॉप 25 की लिस्ट में भी नहीं आती है। अपनी सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को देख लीजिए, ये 2,70,000 एम्प्लॉय देती है। इंडियन रेलवे 12.5 लाख यानी कि 12.5 लाख लोग को ये रोजगार देती है। और अमूल जैसे लाइवलीहुड प्रोडक्ट करती है, वो भी 3,60,000 लोगों को, ये किसानों को ये जॉब देती है। 15 करोड़ से भी ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो नंबर्स देखोगे, कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है जो कि अडानी ग्रुप देती है। अच्छा, अडानी कंपनी जॉब ने दी, चलो दूसरा चीज भी देख लेते हैं। शायद टैक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी नेटवर्थ वाली कंपनी है। बिजनेस टुडे के द्वारा कंपाइल की गई इंडिया की टॉप 10 टैक्स पेयर कंपनीज की लिस्ट देख लीजिए। टॉप पर है रिलायंस, फिर SBI, फिर TCS, HDFC बैंक, वेदांता, JSW स्टील इंडिया, ऑयल कॉर्पोरेशन, टाटा स्टील, LIC, इन्फोसिस, कोल इंडिया। यहां पर तो अडानी का नाम ही नहीं दिख रहा है। कई लोगों ने ये चीज पॉइंट आउट करी है कि इंडिया के सबसे अमीर आदमी, लेकिन इनकी कंपनी टॉप 10 टैक्स कंपनीज में भी नहीं आती है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि टैक्स लगाया जाता है प्रॉफिट के बेसिस पर, ना कि नेटवर्थ के बेसिस पर। चलो प्रॉफिट को ही देख लेते हैं। moneycontrol.com बोर्ड अडानी एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट 12 महीने के लिए मार्च 2022 में था 1,113 करोड़ रुपए। कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको दोस्तों? आपको जितनी ये बाकी सारी कंपनीज टैक्स देती है, अडानी की ये प्रॉफिट भी नहीं है। अगर इनका बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं है तो इनकी इवोल्यूशन इतना ज्यादा क्यों? कोई भी कंपनी कोई ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन कर लिया हो, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी बना लिया हो जिसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एप्पल, गूगल, फेसबुक, टेस्ला जैसी कंपनीज, लेकिन ऐसा देखकर तो ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कोई इनोवेशन किया है, इसीलिए तो इन पर आरोप लगाया जा रहा है। आइए एक एक करके जानते हैं कि वो कौन सा आरोप लगाया गया, कौन सा एलिगेशन लगाया है जो कि सिर्फ भारत नहीं पूरे दुनिया में तहलका मचा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इनका पहला आरोप क्या है। सबसे पहला आरोप है लैंड स्कैम का। उस समय की बात है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उस वक्त गुजरात में अलग अलग इंडस्ट्रीज ग्रुप को जमीन की जरूरत थी। अलग अलग प्रोजेक्ट्स करने के लिए उन्होंने जमीन खरीदी, जैसे कि हरेजा कॉर्पोरेशन की जमीन खरीदा 470 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। मारुति सुजुकी ने भी जमीन खरीदा था, लेकिन उसने खरीदा था 670 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। फोर्ड इंडिया, टाटा मोटर्स, TCS ने भी 1100 रुपए देकर के एक पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उन्होंने जमीन खरीदा था। टोरेंट पावर ने 6,000 रुपए दिए थे इस पर स्क्वायर मीटर जमीन खरीदने के लिए। अडानी ने भी जमीन खरीदा था पोर्ट बनाने के लिए, लेकिन अडानी ग्रुप को मिलता है मात्र 32 रुपए पर स्क्वायर मीटर। ये मैक्सिमम था, यानी कि सबसे ज्यादा रेट था 32 रुपए इनके लिए। बहुत सारे स्थानों पर तो इन्हें 1 रुपए पर स्क्वायर मीटर भी दिया गया था। इसके बाद अप्रैल 2015 में CAG ने अपनी गुजरात असेंबली में ये रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने फॉरेस्ट लैंड को सही तरीके से क्लासिफाई नहीं किया, जिसकी वजह से करीब 58.64 करोड़ का नुकसान हुआ है। 58.64 करोड़ का बेनिफिट हुआ है गौतम अडानी प्रोजेक्ट को। सरकार को 58.67 करोड़ का नुकसान हुआ है, और सरकार के पैसा का नुकसान का मतलब होता है जनता के पैसा का नुकसान। दूसरा आरोप है फॉरेस्ट की जमीन का दुरुपयोग किया जाना। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार से यहां पर देखें 2014 में सेंटर क्लियर 370 एकड़ फॉरेस्ट लैंड जो रहता है अडानी ग्रुप को दिया जाता है। महाराष्ट्र में इसके बाद 2018 में और 142 हेक्टेयर और जमीन दिया जाता है अडानी ग्रुप को। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा उस वक्त बीजेपी के द्वारा हेड किया जा रहा था महाराष्ट्र सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये रिस्पॉन्स में कहा कि ये जो फॉरेस्ट जमीन डिमांड करी गई है, इनके द्वारा ये बेयरेस्ट मिनिमम है और इस जमीन को दिए जाने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब आप पूछोगे कि कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इसके लिए इन्होंने ये बताया कि 100 लोकल रेसिडेंट्स को जॉब मिलेंगे और इनडायरेक्ट 250 लोगों को जॉब मिलेंगे, यानी कि कुल मिला के 350 लोगों को जॉब मिलेंगे। और यहाँ पर जमीन दिया गया 370 एकड़ और उसके बाद दिया गया 142 एकड़ और यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है 350। तो ये था दूसरा घोटाला। तीसरा आरोप है यहाँ पर एयरपोर्ट घोटाले का। नवंबर 2018 में कैबिनेट 6 एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन को लेकर के एक रिपोर्ट फाइल करती है।
एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन कराया जाना अपने आप में एक चर्चा का मुद्दा है। ये भी सवाल उठाना चाहिए यहाँ पर कि जो एयरपोर्ट प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो रही है, सरकार उसे क्यों प्राइवेट कर रही है? जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन सरकार के अंदर और प्रॉफिट कमा रही होती है तो उसका सारा प्रॉफिट सरकार के पास जाता है, जो कि जनता के भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर उसे प्राइवेट कर दिया जाए तो उसका सारा प्रॉफिट उस कॉर्पोरेट कंपनी के पास चला जाएगा, सारा फायदा वाला जितना भी पैसा होगा उस कंपनी के पास चला जाएगा। पहले एक्सक्यूज ये दिया जाता था कि जो लॉस मेकिंग पब्लिक कंपनी है, जो सरकारी कंपनी जिसमें लॉस हो रहा है, उसको बेच दिया जाए। चलो ये बात भी चलो सही समझ में आता है कि जो लॉस हो रहा है उसको बेच देने से कम सरकार का पैसा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल तो वहां पर बनता है, जैसे ONGC कंपनी का एग्जांपल लीजिए। ONGC कंपनी 2021-22 में 40,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया गया था। इंडिया की सेकेंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई थी रिलायंस इंडस्ट्री के बाद। लेकिन सरकार ONGC को ये बेच देती है, प्राइवेटाइजेशन कर देती है। तो प्रश्न तो यहां बनता है कि आखिर ऐसा करने का नौबत क्यों आया, आखिर क्यों इसको बेचा जा रहा है? अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी एयरपोर्ट से प्राइवेटाइजेशन पर आए तो नवंबर 2018 में एक कमेटी बनाई गई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस कमेटी का काम था क्राइटेरिया डिसाइड करना कि प्राइवेटाइजेशन के वक्त पोर्ट्स किसे दिए जाए। इस कमेटी ने 2 डिसीजन लिया। पहला कि जो भी कंपनी इन एयरपोर्ट को खरीदेगा इससे पहले उसको कोई एक्सपीरियंस होने का जरूरत नहीं है, और दूसरा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक कंपनी कितने एयरपोर्ट को बिड कर सकती है, यानी कि कितने एयरपोर्ट को ले सकती है। इसके बाद हुआ क्या कि सारे के सारे 6 एयरपोर्ट अडानी के पास चले गए। अब आप ही सोचिए कि जो एयरपोर्ट से जुड़े हुए बहुत सारी कंपनियां बहुत वर्षों से काम कर रही है, जो प्रॉफिट भी दे रही थी, उनके पास एक भी कंपनी, एक भी एयरपोर्ट नहीं जाता है। सारे के सारे 6 एयरपोर्ट अडानी के पास। आखिर कैसे? कुछ तो बात है यहां पर। जबकि अडानी कंपनी के पास कोई भी प्रीवियसली एक्सपीरियंस नहीं था एयरपोर्ट चलाने का। फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने अपने कंसर्न रेज किए थे इसके अगेंस्ट। उन्होंने कहा था कि बड़ी फाइनेंशियल रिस्क हो सकती है एक ऐसे बिल्डर के हाथ में एयरपोर्ट दे देना जिसके पास पहले का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इससे परफॉर्मेंस इशू आ सकते हैं, सर्विस से क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। लेकिन इन ऑब्जेक्शन को ओवर किया गया और 6 एयरपोर्ट मिलते हैं अडानी ग्रुप को। दोस्तों आप इनके बारे में डिटेल में इसलिए नहीं जानते क्योंकि इंडिया के मीडिया जो है बिल्कुल बिकी हुई है, सिर्फ मोदी मोदी करना जानती है। इन टॉपिक पर, इन मुद्दों पर कोई भी बात नहीं करते हैं। इन स्कैम पर कोई भी, इन घोटालों पर कोई भी बात नहीं किया जाता है, इसलिए आपके पास इसके बारे में जानकारी नहीं होता है। मुंबई एयरपोर्ट जीवीके ग्रुप के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। 2018 में इस कंपनी पर रेड किया जाता है। उसके 1 महीने के बाद मुंबई एयरपोर्ट का 74% स्टेक जो रहता है अडानी को दे दिया जाता है। आखिर क्यों? सवाल ये उठाया जाता है पार्लियामेंट में। क्या आपको ये घोटाला नहीं लग रहा है? क्या इसके पीछे कोई स्कैम नहीं लग रहा है? चौथा आरोप यहां पर लगाया जाता है कोयला घोटाला का। अपोजिशन लीडर्स ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जब फॉरेन कंट्रीज के दौरे पर जाते हैं तो इंडिया के बेनिफिट के लिए काम नहीं करते हैं, वो अडानी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे आरोप सिर्फ अपोजिशन लीडर नहीं लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी के कुछ लीडर ही लगाने लग रहे हैं। बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक क्रोनोलॉजी शेयर की है। दिसंबर 2021 अडानी ग्रुप अपने ऑस्ट्रेलिया के कोल माइनिंग से कोल का एक्सपोर्ट सपोर्ट करना शुरू करता है। इस कोल माइनिंग को लेकर के वैसे प्रोटेस्ट भी हुए थे क्लाइमेट एक्टिविटी के द्वारा। मई 2022 इंडिया में सरकार उन पर लगाई इंपोर्ट ड्यूटी को कट कर देती है, यानी कि जो बाहर से जो इंपोर्ट किया जा रहा है, जो कि 2.5% था, अब 0% कर दिया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि अडानी कंपनी को कोयला बाहर से मंगाना था, इसलिए 0% कर दिया जाता है। चलो यहां तक भी बात समझ में आता है। जून 2022 में मोदी सरकार कोल इंडिया से कहती है कि रेडी रहो यहां पर 12 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट करने के। जून 2022 एनटीपीसी कंपनी, जो कि भारत की सरकारी कंपनी है, 8300 करोड़ का कोयला इंपोर्ट करने का टेंडर अडानी कंपनी को दे देती है। क्या ये संयोग है या प्रयोग? इस पूरी कहानी में दिलचस्प बात यह होता है कि सरकारी ऑफिशियल ने खुद ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जो डोमेस्टिक कोल हैं, जो भारत के कोल हैं, उसकी कीमत होती है अराउंड 1700 से लेकर के 2000 पर टन, यानी कि 1 टन का दाम होता है 1700 से लेकर के 2000। लेकिन अडानी के द्वारा जो इंपोर्ट किया जा रहा था उस कोयले का कीमत उसका था 17,000 से लेकर के 20,000 पर टन, यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज को इंपोर्ट कोयला यूज करने के लिए कहा जाए तो 10 गुना कीमत पर उन्हें पे करना पड़ रहा था। यानी कि जो एनटीपीसी कंपनी जो दे रही थी उसे 10 गुना ज्यादा दाम पर अडानी ग्रुप को पैसा दे रही थी। ये इकलौता फॉरेन प्रोजेक्ट नहीं है जो अडानी के पास ऐसा गया हो, ऐसे और कई भी कॉन्ट्रैक्ट हैं और पोर्ट, डिफेंस, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो श्रीलंका, बांग्लादेश, इजराइल जैसे देशों से
अडानी के पास गए हैं। महुआ मोइत्रा का कहना है कि अडानी एक्चुअली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्रेवल करते हैं, उनके फॉरेन दौरे पर जाते हैं, उनके हेड्स ऑफ स्टेट से मिलते हैं और ऐसा इंप्रेशन हिट करके रखा जाता है रिमोट कंट्रोल है जो प्रधानमंत्री को चला रहा होता है। अगला बड़ा आरोप है टैक्स चोरी का। इस नोटिस को देखिए जो दिया गया है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा। ऐसे कई सारे शो को नोटिस दिए गए, एक्चुअली ये इशू किए गए थे अडानी ग्रुप को कंपनी को लेकर के, जो आरोप लगाते हैं कि टैक्स चोरी किया गया है, टैक्स सही तरीके से नहीं दिए गए हैं, जिनका टोटल अमाउंट है 1000 करोड़ रुपए। इसके बाद फिर अगला आरोप है लोन से रिलेटेड। सितंबर 2022 में जब अडानी की वेल्थ ऑल टाइम हाई पर थी तो जो लोन्स अडानी ग्रुप के पास थे वो भी ऑल टाइम हाई टच कर रहे थे, यानी कि 2.2 लाख करोड़ रुपीस थे इस कंपनी को लोन। 30 जनवरी को इंटरव्यू दिया गया था अडानी ग्रुप के सीएफओ ने, जिसमें उन्होंने बताया था कि टोटल जो अडानी ग्रुप के कर्ज है वो है $30 बिलियन। आज के दिन $1 करीब 82 रुपए के बराबर है, तो पूरा कर्ज हो जाता है 2.48 लाख करोड़ रुपए। इसमें से 74,000 करोड़ रुपए इंडियन बैंक्स को दिया जाता है। लोन जो बैंक ने डिस्क्लोज किए हैं उनसे यह पता चलता है कि एसबीआई ने अडानी ग्रुप को 40,000 करोड़ रुपए लोन दिए हैं, पीएनबी 7,000 करोड़ रुपए दिए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह डिक्लाइन कर दिया है कि उसने कितना पैसा दिया है और इतना लोन का मात्र 13% ही पैसा चुकाया गया है बैंकों को। आरोप की लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, ये जो अभी आपको मैंने सारी एलिगेशन सुनाई है यह पूरी नहीं है। एक एक करके अगर एलिगेशन बताया जाए, एक एक आरोप बताया जाए तो 2 घंटा से भी ज्यादा का वीडियो बन जाएगा। अभी के लिए जान लेते हैं कि आगे क्या हुआ। अपोजिशन ने ये सारी चीजें पार्लियामेंट में कही। एक जेपीसी की डिमांड की गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इन सारी एलिगेशन में से रिस्पॉन्स में बीजेपी ने क्या कहा? बीजेपी ने कहा कि प्रूफ दिखाओ, हमें प्रूफ दिखाओ इन सारी एलिगेशन का। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि और क्या प्रूफ चाहिए इन्हें। ये सारे जो न्यूज आर्टिकल्स हैं, इन सारी एप्लीकेशंस को लेकर के ये सभी पब्लिकली मौजूद हैं। क्या वो जमीन दी गई थी अडानी को वो उतने कम प्राइस पर नहीं दी गई थी क्या? अगर ये बात गलत है तो बीजेपी की तरफ से ये बताया जाए कि कितने दाम पर दी गई थी। अगर जमीन दी ही नहीं गई थी तो भी ये बता दे कि बीजेपी ने जमीन दी ही नहीं थी। इन सभी आरोपों पर बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री का कहना था कि राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू का जो टाइटल है नेहरू, उसको क्यों नहीं रख लेते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, ये एक्चुअली में प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट था इन आरोपों को लेकर के। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इतने बड़े बड़े आरोप हैं, इतने गंभीर आरोप हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी बहुत सारे मौजूद हैं इन आरोपों को वेरीफाई करने के लिए, और दूसरी तरफ से जवाब में कुछ नहीं मिलता है। कोई इन्वेस्टिगेशन कराना तो छोड़ो, इन्वेस्टिगेशन का डिमांड भी नहीं की जाती है। मीडिया भी यहाँ पर अपनी पूरी चुप्पी बंधाए रखती है और सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग जब अपना मुंह खोलते हैं या तो अडानी की बायोग्राफी सुनाई जाती है या फिर आई स्टैंड विद अडानी चलाते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या आपने कभी ऐसा सुना था या कभी ऐसा देखा था भारत के इतिहास में इस प्रकार का घोटाला का? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।